हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि डीमार्ट बहुत ही जानी मानी कंपनी है। अगर हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो इसने बहुत ही अच्छा करेक्शन दिया है। यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग कितना इसने लो किया है, यहाँ पे आप देखो, इसने ऑलमोस्ट 31.49% का करेक्शन दे चुकी है ये। तो इसके अंदर अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी भी इसको और करेक्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम लोग इसका कंपनी का डिटेल में फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी का हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे कि कितने स्टोर्स अभी इनके इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा सो दैट आप इस कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो अब हम लोग देखेंगे की प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये मेजरली 3 प्रोडक्ट पे काम करती है: फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी, देन जनरल मर्चेंटाइज एंड अपैरल। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है इसके। तो यहाँ पे अगर हम लोग फूड में देखेंगे तो शेयर ऑफ रिवेन्यू यहाँ पे देखेंगे H1 FY24 एंड H1 FY25 का। तो ये हाफ ईयरली का डेटा है, H1 यानी कि 6 महीने का डेटा। ठीक है, तो 6 महीने में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किए यहाँ पे। तो हाफ ईयर अगर हम लोग 24 FY24 का देखेंगे तो 56.18% का यहाँ पे शेयर ऑफ रिवेन्यू था। अभी का हम लोग देखेंगे 20 यहाँ पे FY25 का H1 का। ठीक है, तो 56.40 का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर आप देखोगे ना तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड में क्या क्या आता है: ग्रोसरी, यहाँ पे डेयरी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्नैक्स, फ्रोजन प्रोडक्ट, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें आती है। नॉन फूड में अगर हम लोग देखेंगे तो होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज, अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो H1 FY24 में 20.61% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया था। एंड यहाँ पे H1 25 में अगर हम लोग देखेंगे तो 20.15% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर हम लोग नॉन फूड में से देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल में। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे H1 FY24 का तो 23.21% का है यहाँ पे। एंड अभी का देखेंगे हम लोग FY25 H1 का तो 23.45, तो यहाँ पे भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, कोई ज्यादा नहीं। तो अगर आप देखोगे तो फूड में एंड यहाँ पे दोनों जगह पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल में क्या क्या चीजें आती है: प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, होम अप्लायंस, बेड एंड बाथ, टॉय एंड गेम्स, क्रॉकरी, ये सारी चीजें आती है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन के यहाँ पे स्ट्रेटेजी कंटिन्यूटी देख लेंगे। तो कंपनी का जो स्टोर्स काउंट है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो FY17-18 का 155 स्टोर काउंट था। फिर यहाँ पे H1 2023 से लेके 2024 तक का यहाँ पे 336 स्टोर काउंट था। एंड अभी इसका टोटल स्टोर काउंट हो गया है 377 स्टोर काउंट। तो ठीक है, कंपनी का जो भी स्टोर काउंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जितना स्टोर काउंट इनका प्रेजेंस जितना बढ़ेगा उतना यहाँ पे अच्छा इनका रिवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सिटीज डीमार्ट रेडी, जो जहाँ पे हम लोग जाके शॉपिंग नहीं करते, ये डीमार्ट रेडी यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपने जो भी ऑनलाइन बुक किया रहता है यहाँ पे प्रोडक्ट आके रख देते हैं, देन यहाँ से कलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो 16-17 में 1 सिटी था एंड 22 सिटीज में आ गया है। H1 23-24 में 22 सिटीज में इसका डीमार्ट रेडी आ चुका है। एंड अभी 24 सिटीज में इसका डीमार्ट रेडी आ चुका है। तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, ईयर वाइज कैसे इसने स्टोर इंक्रीज किया है। तो एवरी ईयर यहाँ पे देख लो, FY21 से लेके FY25 H1 तक का यहाँ पे नंबर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्टोर काउंट इनके इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक बार भी इनका स्टोर काउंट कम नहीं हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अभी हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल बिल कट यहाँ पे देखेंगे इन क्रोर्स में, ये जो भी नंबर है क्रोर्स का है यहाँ पे। तो टोटल बिल कट है ना इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सिर्फ Q2 FY25 में इसमें थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, अदरवाइज कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, अब इसका मतलब क्या रहता है, यहाँ पे इसने लिखा है
यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ग्रोथ इन रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सेम स्टोर विच हैव बीन ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 24 मंथ से ऑपरेशनल है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका ये जो है वो इंक्रीज तो हुआ है। Q1 FY25 में भी इंक्रीज हुआ है, Q2 FY24 में, Q1 FY25 में, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। एंड रिटेल बिजनेस एरिया एट क्वार्टर एंड में देखेंगे यहाँ पे तो इसका स्क्वायर फीट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट का भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन Q2 FY25 में कम हुआ है, थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब अब ये कंपनी का प्रॉब्लम ऐसा हो गया है, इसमें इतना ज़्यादा करेक्शन आने की वजह है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर बन गया है, बढ़ गया है। अब आप देख सकते हो ज़ेप्टो आ गया है, ऐसे ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि अभी होम डिलीवरी इतनी ईज़ी हो गई जिसकी वजह से इसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल समरी देख लेते हैं। फाइनेंशियल समरी देख लेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का नंबर देख लेंगे यहाँ पे, तो ये जो भी नंबर है ये क्रोर्स में है, ठीक है। FY21 से लेके FY25 तक का नंबर है, ये जो 2 नंबर है वो हाफ ईयर का नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम 21, 22, 23 एंड 24 का अगर हम देखेंगे ग्राफ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि कंटिन्यूअसली इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो। अब हम लोग हाफ ईयर का भी नंबर देखेंगे तो आप देख सकते हो 23,892 करोड़ का है, एंड H1 FY25 में हो गया है 27,762 करोड़ का, तो ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, तो ये ग्रीन में जो है वो एबिडा है एंड रेड में जो लाइन है वो है एबिडा मार्जिन, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, एबिडा इसका हर साल इंक्रीज हो रहा है। एंड हाफ ईयरली का भी देखोगे यहाँ पे, तो हाफ ईयर यहाँ पे 2038 करोड़ का है, यहाँ पे 2326 करोड़ का है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एबिडा मार्जिन थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना था, FY24 में 8.3 था, FY23 में 8.7 था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसका देखेंगे H1 FY24 में 8.5 था एंड H1 FY25 में 8.4 का है, तो स्लाइटली यहाँ पे एबिडा मार्जिन कंपनी का कम हुआ है। देन हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे, तो सेम वे में अगर आप देखेंगे FY21, 22, 23 एंड ये 24 का नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। एंड हाफ ईयरली का भी देखेंगे यहाँ पे H1 FY24 एंड H1 FY25 का, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर एंड हाफ ईयरली का देखेंगे तो सब में ग्रोथ है, ऐसा कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल समरी है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, अभी भी कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग देखेंगे डेज़ इन्वेंट्री एंड डेज़ पेएबल, ठीक है, तो इसका इन्वेंट्री एंड डेज़ पेएबल आप देखोगे तो इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे स्लाइटली, ये डेज़ पेएबल है, ठीक है। एंड डेज़ इन्वेंट्री का देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है। डेट एंड इक्विटी, अब कंपनी पे जो भी डेट एंड इक्विटी है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो अगर इक्विटी आप देखोगे ना तो इक्विटी इंक्रीज़ हुआ है एंड इसका जो टोटल डेट है, यहाँ पे अब देखो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है एंड यहाँ पे डेट इक्विटी देखेंगे तो ये भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये चलते रहता है। फिक्स असेट एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स असेट टर्नओवर एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो जो फिक्स असेट है वो ग्रीन में है, कम होते जा रहा है, कम हुआ है ये। एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो ये भी यहाँ पे देखेंगे तो 7 था पहले एंड अभी 6.6 हो गया है। और हम लोग ईयरली का देखेंगे तो ये ईयर में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ था, लेकिन FY24 में थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था स्लाइटली। और अगर हम लोग फिक्स असेट रेशियो फिक्स असेट टर्नओवर देखेंगे तो फिक्स असेट टर्नओवर अभी अभी देख लो 1.8 का है एंड FY24 का H1 का देखेंगे तो 2 का था, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है। देन
रिटर्न ऑन नेट वर्थ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई। ठीक है, नेट वर्थ एंड आरओसीई कैसा है कंपनी का अभी, तो अगर हम देखेंगे नेट वर्थ, यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे H1 FY24 एंड H1 FY25 का, तो यहाँ पे 9.9 था यहाँ पे कंपनी का आरओसीई। ठीक है, एंड अभी हो गया इसका आरओसीई 9.6, तो इसका आरओसीई थोड़ा सा कम हो गया है। एंड हम लोग देखेंगे नेट रिटर्न ऑन नेट वर्थ, तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ यहाँ पे देखेंगे तो 7.9% का है, एंड यहाँ पे 7.6 का। तो ये जो कंपनी का नेट वर्थ है एंड जो आरओसीई है ये थोड़ा सा कम हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है ये। 2,41,396 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। लो बनाया है इसने 3,564 रुपीज का, एंड हाई बनाया है 5,485 का। तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा था, लेकिन करेक्शन आने की वजह से अभी ये अब ट्रेड हो रहा है 3,710 पे। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये करेक्ट हुआ है। जैसे हमने चार्ट देखा टेक्निकली, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें करेक्शन आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इसके अंदर, लेकिन अभी भी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल पूरा नहीं देखे, तो पहले हम लोग पूरा फंडामेंटल्स देख लेते हैं एंड फिर सोचते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप स्टॉक का पी अभी भी देखेंगे तो 89 पे है और इंडस्ट्री पी है 55 पे, तो अभी भी ये हाई वैल्यू पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये महंगा है, थोड़ा करेक्ट होता था तो और बहुत बेहतर रहता था। बुक वैल्यू इसका 309 का है। ये कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती, इतने टाइम से है लेकिन अभी एक भी डिविडेंड नहीं दिया है इसने। अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ज़्यादा कोई कर्जा भी नहीं है इस पे, कोई प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। ईपीएस 41.3 का है, काफ़ी अच्छा है। करंट रेशियो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, 2.99 का है, एंड क्विक रेशियो इसका कम है थोड़ा, 0.80 का। एवी एबिडा है 53.4 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2,687 करोड़ का है। पीजी रेशियो है 3.91 का, और यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है 0.73% से, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल रेशियोस लग रहा है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ये कितना इसने करेक्ट किया है। ठीक है, तो अपने ऑलमोस्ट ये देख सकते हो जनवरी और मार्च 2024 के बीच में जब ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते पे मिल रही थी, उसी लाइन पे अभी भी ये आ चुका है, तो बहुत मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ पे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ट्रेलिंग 12 मंथ का 17% का सेल्स ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा है ये परसेंटेज। 17% भी बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। 3 इयर्स का देखेंगे तो 28% का है यहाँ पे, एंड उसका प्रॉफिटेबिलिटी अगर 3 इयर्स का देखेंगे तो 32% का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। एंड यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का 15% का है। सीएजीआर बहुत ही कम है इसका अभी तक, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन आ चुका है इसमें, इसलिए इसका सीजीआर अभी माइनस में चला गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख लेंगे तो हम लोग 14% का है, 3 इयर्स का भी 14% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कैपिटल इक्विटी, अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं तो इक्विटी कैपिटल हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है सितंबर 2024 तक। यहाँ पे रिजर्व्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 2013 से लेके सितंबर 2024 तक का अगर हम लोग रिजर्व्स देखेंगे तो एक बार भी इसमें रिजर्व्स कम नहीं हुआ है, हमेशा इसके रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये कंपनी आपको कैसी लगती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये कंपनी का प्रॉब्लम यही है कि कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गया है आजकल। जो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ज़ेप्टो आ गया है, फिर ऐसे ऑनलाइन चीज़ें आ गई जो कि तुरंत डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का अभी भी रिजर्व्स देखते हो, कंपनी डेट फ्री है, रिजर्व्स भर-भर के इनके पास, बोरोइंग इतनी कोई ज़्यादा है नहीं, एफआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है इसमें। ठीक है, सिर्फ़ इसमें थोड़ा-सा चैलेंज आ गया है कॉम्पिटिटर का। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी चलेगी नहीं या डूब जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी अगर कोई भी डीमार्ट सेंटर में आप जाओ, वहाँ पे उतनी ही भीड़ मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भीड़ कम हो गई है और लोग वहाँ पे जाना बंद कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अभी भी वैसे ही भीड़ है। सिर्फ़ क्या है कि अगर ये ऑनलाइन टूल्स नहीं रहते थे तो और ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू आ सकता था। ठीक है? पे लायबिलिटी देख लेंगे तो 23,040 करोड़ का है यहाँ पे, तो ये भी आप प्रीवियस से देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है।
टोटल एसेट भी देख लेंगे तो टोटल एसेट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है इसमें। कैश फ्लो देख लेंगे तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छे से है, 130 का है। तो प्रीवियस से अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा इसका कैश फ्लो इंक्रीज होते जा रहा है और इम्प्रूव होते जा रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 74.64% का है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। तो क्या लगता है आपको, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, राइट? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई है इसमें, थोड़ा-सा कॉम्पिटिटर आने की वजह से इसमें सेल्स कम हुआ है और ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा-सा हल्का-सा कम हुआ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एफआई, अगर आप बोलो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं रहते तो ये कंपनी के अंदर एफआई की होल्डिंग आती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 9.95% का यहाँ पे अभी हो गया है, पहले 9.22% का था। तो यहाँ पे यहाँ से लेके सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 लगातार हर क्वार्टर में एफआई का होल्डिंग इंक्रीज होते जा रहा है। एंड यहाँ पे डीआई का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीज हुआ था, फिर बाद में जून 2024 में कम हुआ एंड अभी वापस से कम किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। गवर्नमेंट का होल्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, 0.07 का हो गया है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक कंटिन्यूअसली इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जा रही है, जो कि एक अच्छा है यहाँ पे। मुझे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये कंपनी का वीकली चार्ट देख लेंगे, तो वीकली चार्ट में भी आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट इसके ये वाले सपोर्ट पे आए आ चुका था, लेकिन इसने इसको टच नहीं किया है। अगर हम लोग इसका ये देखेंगे तो 3290 रुपीज़ का अगर ये शेयर हमें मिलता है, तो ये अपॉर्च्युनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर इस लेवल पे आता है तो। लेकिन अभी ये इस लेवल पे आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर 3530 रुपीज़ के ऊपर भी आया तो भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि ये डीमार्ट क्यों गिर रहा है? डीमार्ट गिर रहा है कोई बात नहीं, गिर रहा है एक अपने को अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो जब कोई कंपनी इतना भाग के और उसमें करेक्शन आता है ना, तो डायरेक्टली उसके फंडामेंटल्स में जाके देखने का कि कंपनी परफ़ॉर्म कैसे कर रही है। उसका मैनेजमेंट रिपोर्ट देखना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है एंड एक आइडिया मिल जाता है कि ये टेम्परेरी फॉल है इसके अंदर, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लाइक 3 इयर्स, 4 इयर्स के लिए, या फिर चलो शॉर्ट टर्म यानी कि 2 साल के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या लगता है ये यहाँ से थोड़ा-सा कर ऊपर नहीं जाएगा? तो डेफ़िनेटली जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे शॉपिंग तो हमेशा होने वाली है। लोगों की डेली चीज़ें थोड़ी लोग लेना बंद कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, राइट? तो ऐसी कंपनी में अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो डेफ़िनेटली जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आप कोई भी आने वाली नई वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।